सत्ता के टेम्परेचर में आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। आखिर क्या बंद से इस प्रदूषण पर पड़ेगा असर? दरअसल प्रदूषण पर सख्ती के बाद एक्शन और 21 नवंबर तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन तो 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय करेंगे काम। और इसकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? यमुना की सफाई पर भी बयान, तो पहले कोरोना में बंदी और अब प्रदूषण ने किया लॉक। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ताई के बाद सरकारें भी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली और आसपास के शहरों में स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने देर रात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दिशा निर्देशों की एक सीरीज जारी करते हुए आदेश दिए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों को 21 नवंबर तक 50% क्षमता के साथ ही काम करने को कहा गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2025 तक यमुना की सफाई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि नाले की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयासों को बताते हुए कहा कि ओखला, रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, नहाने योग्य ये पानी हो जाएगा। क्योंकि त्योहारों में जिस तरह से हमने तस्वीरें यमुना से देखी थी वो बेहद ही चौंकाने वाली, साथ ही चिंता बढ़ाने वाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और अब इसको लेकर तमाम सरकारें सजग नजर आ रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि 2025 तक यमुना नदी को साफ कर लिया जाएगा। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से सजग नजर आ रही। लेकिन सवाल ये है कि जो सजगता अब दिख रही है, अगर ये वक्त से पहले हो जाती तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की स्थिति जो है वो ना देखने को मिलती और ना ही सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाने की जरूरत होती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है, तमाम दलीलें रखी गई, सरकार की तरफ से भी अपने पक्ष रखे गए, लेकिन उस पक्ष से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। और सवाल लगातार यही बरकरार है कि आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये जो जहरीली हवा इस वक्त हम देख रहे हैं, जो धुआं हम देख रहे हैं, ये आखिर लोगों की जान पर भारी क्यों पड़ रहा है? तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और पर्यावरणविद पंकज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले पंकज कुमार जी, आप ही से समझना चाहेंगे, क्योंकि हर बार इसी तरह से जो स्थिति है वो देखने को मिलती है, सफेद हुआ है, कोई फोग कहता है, कोई प्रदूषण कहता है, तो आखिर ये है क्या? और एक तरफ हम कोरोना में बंदी को झेल कर आए और अब प्रदूषण भी लॉक लगा रहा है। सरकार की कोई भी ऐसी कोई घोषणा होती है जी। तो वो स्वागत योग्य तो जरूर होता है, लेकिन सरकार के वादे, दावे और नारों के बीच कहीं ना कहीं ये सारी बातें उलझ के रह जाती हैं। जी। अब जो नई घोषणा है कि 2025 तक, तो इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो भी आप 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसे कर लेंगे? जी। क्या योजनाएं हैं? क्या आपने संबंधित राज्यों से आपने बात कर ली है? क्या केंद्र के साथ कोई ऐसी पहल बातचीत की हो चुकी है जिसमें कि संबंधित राज्य आपस में बैठकर कोई इसके ठोस समाधान ढूंढ लिया? एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा कि जो पिछले जो वादे, दावे और नारे थे उस पे जो काम हुआ वो काम का क्या परिणाम निकला? अगर वो पिछले दावे के कोई परिणाम नहीं निकले तो फिर नए दावे या नई घोषणाएं कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन ला देंगी, ये कैसे संभव होगा? सरकार जब तक कि कोई अपनी योजना या परियोजना का कोई ऐसा विस्तृत जानकारी समाज के सामने न रखे तो कैसे कोई आदमी इस पर विश्वास करेगा कि ये 2025 में या 2025 के बाद भी स्थिति बदली हुई दिखाई देगी? तो मुझे घोषणाओं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा घोषणाएं जो हैं वो राजनीतिक या सियासत की भेंट चढ़ जाती हैं। तो
इसकी क्या गारंटी देगी सरकार ना कि इस बार ऐसा नहीं होगा? कौन सी ऐसी योजना है, संबंधित राज्यों के साथ कौन सी ऐसी बातचीत हुई है, साझेदारी का और जरा अभी आपने एक बात कही कि एसटीपी प्लांट्स बनाए जाएंगे, हम्म। तो क्या वो एसटीपी प्लांट्स इतने वर्षों में तैयार हो जाएंगे? एसटीपी प्लांट्स जो लगाए जाते हैं ना, वो डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है ना, जी। उसके लिए लगाए जाते हैं। हम्म। क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जमुना में आ रहा है ना, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? ये कहने में बहुत अच्छा लगता है और ये कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन प्रोग्राम हो जाता है कि बड़े-बड़े एसटीपी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, मगर वो कंप्लीटली वो डोमेस्टिक जो एफ्लुएंट्स आ रहे होते हैं, वो उसको शुद्ध करने के लिए या उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मगर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो जमुना में आ रहा है ना, उसके समाधान का कौन सा रास्ता ढूंढा गया है? सरकार को पहले ये बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सफेद धुआं हमें दिखाई देता है, ये फोग है क्योंकि जहरीली सांस इस वक्त जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो ले रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, और अब ऐसे में सरकारें सजग भी नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। जो ट्रकें हैं उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है, निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। लेकिन क्या इस बंद से इस बढ़ते प्रदूषण पर असर पड़ेगा? क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? आसिमा जी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो राज्य सरकार ने एक प्लानिंग लेकर के वो राज्य सरकार सामने आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से सुनवाई की है, देखिए बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन है, और पोल्यूशन इस कदर है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि लॉकडाउन जैसे कदम उठाए जाए, और फिर सरकार अपनी छवि को ठीक करने के लिए उस रास्ते पर चलती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किसी विशेषज्ञ समिति के जांच के आधार पर, या क्या प्लानिंग हो, इसकी कार्य योजना कैसे बने कि पोल्यूशन निश्चित अवधि में नियंत्रित हो जाए, इस आधार पर क्या काम किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आधार पर काम नहीं किया, बहुत हल्के तरीके से टिप्पणी कर दी। और राजनीतिक लोग तो अपना राजनीतिक कार्यक्रम ही इस तरह से व्यक्त करते हैं ताकि तत्काल से उनको छुटकारा मिल जाए। देखिए, आपको याद होगा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही, तो पिछले वो क्या कहते हैं, 2022 तक हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और उनको जनादेश 2019 तक का होता था। और उसी तरीके से आज केजरीवाल सरकार को जनादेश 2025 तक का नहीं है, 2017 से जोड़े तो 22 तक का है, लेकिन ये 2025 में ये प्रदूषण मुक्त कर देंगे। अब बताइए, आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? आप उस समय जवाब देने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन एक जो घोषणा है वो कर देते हैं। ये राजनीतिक दल जो है सीधे सीधी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि आपको जनादेश मिलता है 2019 तक, 22 का वादा कर देते हैं। जनादेश मिलता है 2022 यानी तक, जनता को 25 गुमराह करने की कोशिश होती है, एक चुनावी स्टंट क्योंकि देखा जा रहा है। क्योंकि जब ये घोषणा यहाँ पर की गई, ये दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से ठोका गया, तो लोगों के जहन में यही आया कि अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि ये पहली बार इस तरह से हम तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं कि यमुना में इस तरह से सफेद झाग दिखाई देता है। जब ये तस्वीरें आती हैं तो फिर चर्चाएं शुरू हो जाती है, चर्चा शुरू होती है तो दावे होते हैं कि इन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल हो जाता है। मैं एक बार फिर से पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि जो सफेद धुआं हम देख पाते हैं, आखिर ये है क्या, और आखिर दिल्ली एनसीआर ये आसपास के क्षेत्रों में इसका असर क्यों सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के बीच में जो हवा की दिशा होती है वो उत्तर की तरफ से आ रही होती है, और इस वक्त में विंड का स्पीड जो है वो 4 से 15 के बीच होता है, और 4 से 8 के बीच में उसकी एवरेज विंड स्पीड रहती है। अब इस हवा को आप जरा सा समझने की कोशिश करें कि इस पीरियड में वातावरण में मॉइस्चर होता है, क्योंकि जाड़े का मौसम होता है। अब होता क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो धुआं उगल रही है, हम पलाली की बात कर रहे हैं, हम पटाखे की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल या चिमनी के या ईंटों के जो चिमनियां होती हैं उसके धुएं की बात नहीं कर रहे हैं। जितने तरह के धुएं निकल रहे हैं, वो सारे धुओं में
में किसी न किसी तरह का CO2 के अलावा यानी कार्बन के अलावा उसमें केमिकल्स भी होता है, हम्म। हेवी मेटल्स भी होते हैं जो बहुत ही नीचे लेवल पे आकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा कोहरा दिखता है जिसे हम फॉग नहीं स्मॉग कहते हैं। हम्म। ये है वजह उसकी न। और चूंकि हम इस तरह के निकलने वाले धुओं के बारे में कोई ठोस व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम्म। हमेशा इंडस्ट्रियल वाला जो मसला होता है वो हमेशा इसमें से छूट जाता है, या किसी भी टीवी प्रोग्राम में मैं नहीं देखता हूं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आकर अपनी जवाबदेही तय कर रहा हो या उस पर कोई एक्सप्लेन कर रहा हो ना, कि वो सरकार के द्वारा जो जो फंड दिए जाते हैं या जो कार्यक्रम लागू किया जाता है उन कार्यक्रमों को उन्होंने किस हद तक लगाया है, उससे क्या फायदे हुए हैं क्या फायदे नहीं हुए हैं। यानी कि क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निगरानी में होती है। बिल्कुल। तो उसको वो एक टेक्निकल बॉडी है जो जो जवाबदेह है इस तमाम जो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो उसके लिए। और वाकई अगर जवाबदेही वक्त वक्त पर रहे तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आप पंकज जी को सुन रहे होंगे क्योंकि ये बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि इन बोर्डों का काम होता है कि जब इस तरह की स्थिति हो और जो कहीं खामियां हो चूक हो उनको रखा जाए, जवाबदेही यहाँ पर हो, और ये जवाबदेही तय करती है कि जो स्थिति से अब फिलहाल हम गुजर रहे हैं नहीं गुजरेंगे, अगर वक्त रहते ही कदम उठा लिए जाए तो स्थिति और तस्वीरें दोनों ही दूसरी हो सकती हैं। क्या वाकई यहाँ पर भी एक चूक है, जो विभाग जो बोर्ड बनाए जाते हैं वो अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पाते? आसिमा जी बिल्कुल, पंकज जी ने बढ़िया से बताया, विस्तार से बताया कि जो अक्टूबर से जनवरी का महीना है उस दौरान ये प्रॉब्लम आता है और उसके जो कारण है हवा का रुख है और उस समय की मौसम की स्थिति है कि नमी ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है। तो जो कुछ भी पोल्यूशन है और खास करके पोल्यूशन में चूंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा है और जिस पर सबसे कम चर्चा हो, तो उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ये साल भर रहता है, लेकिन इसका जो बुरा परिणाम है हमें अक्टूबर से जनवरी तक ज्यादा देखना पड़ता है। तो इस समय क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से दिल्ली को बचाया जा सके? बहुत पहले भी अदालतों के ही हस्तक्षेप से दिल्ली से औद्योगिक पोल्यूशन हटाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को दूर करने के का आदेश हुआ था। उस पर काफी हद तक अमल भी हुआ था, लेकिन आज तक वो स्थिति जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आज भी दिल्ली में इंडस्ट्रीज बने हुए हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसमें जिम्मेदारी वाली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट पोल्यूशन बोर्ड तो अपनी स्थिति आकर के बता सकता है कि इस कारण से और हमने ये स्टेप उठाए या नहीं उठाए जिस वजह से ये स्थिति है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है, क्योंकि केंद्र सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली अपने आप में आसपास के इलाकों या पड़ोसी राज्यों की आबो हवा को तो कंट्रोल नहीं करेगी। उसके लिए तो केंद्र सरकार को सभी संबंधित राज्यों के साथ बैठ करके भी एक बात करने की और नीति बनाने की जरूरत है और दिल्ली को भी अपने स्टेट के रूप में एक निर्णय लेने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है कि पोल्यूशन पर अगर सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है तो उसको चाहिए कि अपनी निगरानी में विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर सरकार से समन्वय के साथ में इस पोल्यूशन से दिल्ली को और आसपास के इलाकों को आजाद करने के लिए एक कदम उठाए। स्टेट के भरोसे आपने छोड़ दिया, स्टेट 2025 कर दिया, 2025 में भी वही होगा, हमें सबको पता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है चिंता तो बताता है लेकिन समाधान की ओर नहीं जाता है। जी बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि हम हर बार देखते हैं, क्योंकि हर बार ये तस्वीरें सामने आती हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होता है, सुनवाई होती है और जवाबदेही मांगी जाती है कि आखिर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सार्थक क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों ये तस्वीरें जो हैं वो बदल नहीं पा रही है। और इसका ठीकरा केंद्र से लेकर राज्य आपस में उलझते नजर आते हैं, एक दूसरे पर फोड़ते नजर आते हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है। तो क्या एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि एक दूसरे पर इस तरह से आरोप मढ़ना, एक दूसरे पर चीजें छोड़ देना एक बड़ी वजह है इस समस्या की, क्योंकि मिलकर समाधान हो सकता है? क्या कहेंगे आपकी नजर में? मैं आपको सिर्फ 3 छोटी छोटी बात बताता हूं जो पॉल्यूशंस के जो एयर पॉल्यूशंस में जो कंट्रीब्यूटर्स जो इंडस्ट्री से लेकर के और चिमनी तक के मैंने बात कही, एक बहुत बड़ी चीज और है ना, वो है कूड़ों के ढेर में लगे हुए आग।
अधिकृत रूप से या अनधिकृत रूप से जितने भी कूड़े जहां जलाए जा रहे हैं ना, उसके धुएं से इतने तरह के केमिकल्स निकलते हैं जिसका कि कोई हद हिसाब नहीं है ना। दिक्कत यह है कि सरकार अपने आप को अदालतों के प्रति तो जवाबदेह महसूस करती है, लेकिन अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसीलिए जब ये बात होती है तो सारी बातें सियासत के भेंट चढ़ जाती है या अदालतों के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर कुछ खानापूर्ति होती है। एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आज की डेट में वो इतना ज्यादा इनइफेक्टिव हो गया है, ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, जबकि इसके लिए, इस पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, मगर उसके द्वारा लिए गए निर्णय या आदेश की जिस तरीके से सरकारों ने अवहेलना की है कि यही वजह है जिसकी वजह से अब आप सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है बजाय इसके कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो सरकार जब तक अपने तमाम वादे, दावे और नारों को सीरियसली नहीं लेगी, गंभीरता से लेते हुए संबंधित राज्यों के साथ बैठकर केंद्र अपनी वो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है, जहां के संबंधित राज्यों को बैठाना और उससे एक निर्णय लेकर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको जवाबदेह जब तक नहीं बनाया जाएगा, हम ऐसे ही स्थिति में बने रहेंगे और उसको भुगतते रहेंगे। इसलिए सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है, अपने वोटर के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है, न कि अदालतों के प्रति जवाबदेह होने की। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम सब ये बात तो चर्चा करते हैं कि सरकार मिलकर अगर कदम उठाए, साथ बैठकर इसका समाधान निकाले तो समाधान निकला जा सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं कि ये समाधान नहीं निकल पाता है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाते हैं? क्या ये सियासत हावी हो रही है? बेसिक बात पंकज जी ने कह दी है कि जिम्मेदारी अदालत के प्रति नहीं होनी चाहिए कि अदालत डंडा दिखाए तब हम उसका अनुसरण करने लगे। जिम्मेदारी तो जनता के प्रति होनी चाहिए और सरकारें जनता के प्रति ही जिम्मेदार होती हैं, ऐसा हम मानते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद इसमें लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है। इस वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। पोल्यूशन को दिल्ली में बैठे तमाम लोग, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं भी खांस रहा हूँ इसी दिल्ली के इलाके में, इसी वजह से पोल्यूशन इसकी वजह है और इसी मौसम में हमें खांसी होती है, पूरी आबादी को होती है, छूटती नहीं है, जाती नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति सबको दिखाई देने के बावजूद ये ठीक नहीं हो रही। कारण क्या है कि बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। औद्योगिक पोल्यूशन, नदियों का पोल्यूशन, गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन, इसको लेकर के बड़े फैसले लेने होते हैं और उस फैसलों को लागू करने के लिए एक विल पावर की भी जरूरत होती है। लेकिन उससे बचने की हम लगातार कोशिश होती है। आप यमुना नदी में जाके देखिए, जहाज वाले पानी लगातार टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं। ये तो सदाबहार हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि अक्टूबर में आकर के ऐसा होता है, हमेशा ही यही स्थिति रहती है। लेकिन सवाल यह कि इसको ठीक करने के लिए हमने किया क्या है। तो हम चूंकि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, अदालत जब पूछेगी तो हम सरकार के तौर पर कुछ जवाब दे देंगे। तो इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। जनता को भी जागना होगा, सरकार पर दबाव तो क्या यही माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह से अपने जवाब रखे जाते हैं तमाम सरकारों की तरफ से, और अरविंद केजरीवाल का जो हालिया बयान है यमुना को लेकर कि चुनाव से पहले से पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा, नहाने योग्य हो जाएगा, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, बार बार चिंता जाहिर हो रही है, उसका असर माना जाए? और इसके पीछे आप क्या आधार देखते हैं कि क्या ये संभव है, उतना आसान है, क्योंकि दावे तो पहले भी होते रहे हैं? निश्चित रूप से अगर जनता के प्रति जवाबदेही सरकार दिखाए तो वो श्वेत पत्र लाएगी कि हमने अमुक चीज को ठीक करने के लिए, पोल्यूशन को ठीक करने के लिए पिछले दौर में ये काम किए, ये संकल्प थे हमारे और हमने इसमें से इतना पूरा किया। ये श्वेत पत्र होगा और अदालत के प्रति जवाबदेही दिखाने के लिए वही है कि हम 2025 तक पूरा कर लेंगे। ये तत्काल अपने ऊपर आए हुए लांछन को टालने की कोशिश है। और तत्काल इसको कैसे ठीक करें, ये अक्टूबर से जनवरी तक जनता कैसे बचे, ये प्लान कहाँ है? ये तो किसी सरकार ने नहीं दिया। अदालत तो चिंता जता रही लेकिन सामने नहीं आ रही। क्या ये सर्दी भी हम खांसते हुए, बीमार होते हुए, अस्थमा के मरीज जान देते हुए बिताएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है जी।
बिल्कुल, लेकिन पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुझाव यहाँ पर रखे गए हैं, जो चिंता यहाँ पर जाहिर की गई है और सरकारों के सामने ये सुझाव रखे गए हैं, इन सुझावों पर आपका क्या कहना है? कितना ये सार्थक हो सकते हैं और जो बंद है क्या उसका असर दिखेगा आने वाले वक्त में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अभी तक सुझाव दिए हैं जी। वो तात्कालिक है ना। उसका कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं निकलने वाला है ना, हम्म। क्योंकि वो हफ्ते भर की बात हो रही है ना। ये और अभी खुद ही देखिए तो कोरोना की मार की वजह से बहुत बड़ी आर्थिक मंदी झेल रहा है। ये कहना बहुत आसान है ना कि लोग अपने घरों से काम करेंगे, मगर उन दिहाड़ी मजदूरों का आप क्या करेंगे? उन रिक्शा चालकों का क्या करेंगे? वो अपने घर में बैठकर कौन सा रिक्शा रिक्शा चलाएंगे? या जी। वो दिहाड़ी मजदूर जो जो किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पर काम कर रहे होंगे, वो अपने घर की ईंटें तोड़ रहे होंगे क्या? हम्म। बात दरअसल क्या है कि जब भी हम कोई ऐसे नियम बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सामूहिक नहीं बन पाता है ना, जी। वो आम जनता तक वो लागू नहीं हो पाता है ना। हम्म। हाँ, थोड़ी बहुत हवा में परिवर्तन जरूर होगी। जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ बंद होगा तो एक परिवर्तन जरूर होगा। लोग सांस तो जरूर ले पाएंगे, मगर सांस के साथ साथ लोगों को पेट में अनाज भी चाहिए। पता चला कि सांस तो आ रही है मगर अनाज नहीं है ना। जब तक कि कोई हम इसकी ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो अदालतें सिर्फ जो है एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है, जो तात्कालिक परिणाम को तो दर्शाता है ना, मगर कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं निकल कर आएगा उसमें। कोर्ट का ये काम नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है ना, जो जनता के प्रति जवाबदेह है ना, वो उसे पूरा करने की जरूरत है। और इसमें केंद्र सरकार के अब ये समझ में आ गया है कि केंद्र सरकार की पहल के बिना ना ये राज्य सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती रहेंगी और कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आएगा। बिल्कुल जी, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि ठोस समाधान यहाँ पर होना चाहिए, उस ठोस समाधान को लेकर आपसे हम सुझाव जानना चाहेंगे कि और क्या उपाय यहाँ पर हो सकते हैं, वो ठोस समाधान क्या हो सकता है आपकी नजर में, ताकि आपकी आवाज आगे तक जाए? सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि जो हमारे एयर पॉल्यूशन में जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जी। 3 बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। पूरी दिल्ली में जो कूड़े के ढेर या दिल्ली के आसपास में जो कूड़े के ढेर लगे हैं और जहां पर अनधिकृत रूप से जो कूड़े के ढेर लगे हैं उसमें आग लगी हुई है। पूरे नाले, बड़े बड़े नहर के रूप में जो नाले बने हुए हैं वो सारे नाले खुले हुए हैं और इंडस्ट्रियल या ईटे की भट्टों की की जो चिमनियों की जो धुएं हैं, इन सबों पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पे तुरंत कार्रवाई करके इसको ढकने या इसका जो जिस मानक पर उनका धुआं निकलना चाहिए वो उसका पूरा उस मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक इस पर एक ठोस कदम नहीं उठाई जाएगी तो जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो सब तात्कालिक परिणाम में थोड़े दिनों के लिए तो काम आ सकता है मगर ये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस पर जब तक कदम नहीं उठाया जाए। बिल्कुल, और प्रेम कुमार जी बिल्कुल सही बात है और इस बात से सहमत भी हम पंकज जी की करते हैं, क्योंकि जो कदम उठाए जाते हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए उस पर सख्ताई से जो अमल है वो यहाँ पर किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने दिवाली और जो त्योहारी सीजन हमने देखा था उसमें भी पटाखों पर बैन लगाया गया था, सख्ती की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो उसके उलट नजर आई, कचरा भी जलता नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो फैसले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से वो ठीक से अमल में नहीं हो पाते हैं, उन पर सख्ती नहीं पड़ती जाती है? ये भी एक बहुत बड़ी वजह प्रेम जी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यह समस्या अभी अस्थायी तौर पर इसका समाधान निकाला जा रहा है, लेकिन अगर सरकार मिलकर चाहे तो इसका स्थायी समाधान निकल सकता है और लोगों को इस प्रदूषण से निजात मिल सकती है।